को कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि चैप्टर को हम लोग सुगमता से समझ पाए, सरलता से समझ पाए। तो कंपनी से चर्चा से करने से पहले हम पहले व्यवसाय के विभिन्न स्वरूपों का चर्चा कर लेना ज़्यादा उचित होगा। कंपनी का क्यों ज़रूरत पड़ा, कंपनी है क्या, इसके बारे में चर्चा से पहले हम लोग व्यवसाय के विभिन्न रूपों का पुनरावृत्ति करते हैं। हम लोग अर्लियर क्लासेस में 11th में खासकर एकांकी व्यवसाय के बारे में पढ़े, जिसमें एक व्यक्ति ही व्यवसाय का ऑल इन ऑल होता था, सारा नियंत्रण अथॉरिटी वही होता था, लाभ के लिए और हानि के लिए वही उत्तरदायी होता था। उसी तरह सहकारी सहमति पढ़े, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें समाज कल्याण जन कल्याण के लिए लोगों का समूह होता था, सरकारी अधिनियम जिस पर लागू होता था और जिसके तहत सारे काम होते थे। फिर हम लोग पार्टनरशिप पढ़े, साझेदारी व्यवसाय को पढ़े, साझेदारी अधिनियम 1932 इस पर लागू होता है। मतलब व्यवसाय के जैसे जैसे पूंजी की जरूरत होने लगी, व्यवसाय अपना स्वरूप चेंज करते रहा। एकांकी व्यवसाय में पूंजी एक व्यक्ति का था, तो वहाँ व्यवसाय में कुछ कमियां महसूस होने लगी, तो व्यवसाय का स्वरूप सहकारी समिति में गया। वहाँ भी पूंजी का अभाव महसूस हुआ, व्यवसाय को बृहद पैमाने पर नहीं किया जा सकता था, तो साझेदारी व्यवसाय मिले जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय को चलाने लगे। मगर अंतर महसूस हुआ कि नहीं, मेरा व्यवसाय एक जिला में सीमित ना हो, दूसरे जिला में हो, दूसरे राज्य में हो, इवन दूसरे देश में हो। तो इसके लिए व्यवसाय के पूंजी और स्वरूप में परिवर्तन का जरूरत महसूस हुआ और फाइनली कंपनी का निर्माण हुआ। तो कंपनी क्या है? एक समान उद्देश्य से निर्मित व्यक्तियों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य समान होता है। व्यक्तियों, उसमें व्यक्ति ज्यादा होते हैं तो व्यक्तियों का संघ या समूह कहा जाता है जिसको। और कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। कृत्रिम व्यक्ति कहने का आशय, जैसे मान लीजिए अभी अभी जियो चल रहा है, तो जियो तो अंबानी ग्रुप का है, तो उसमें कंपनी अलग है और अंबानी मुकेश अंबानी अलग है। मान लीजिए कंपनी पर कोई मुकदमा करना हो तो हम मुकेश अंबानी पर मुकदमा नहीं करेंगे, कंपनी पर करेंगे। तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका कानून में जिसका एग्जिस्टेंस होता है। वो किसी पर कंपनी मुकदमा कर सकती है, कंपनी पर भी कोई व्यक्ति मुकदमा कर सकती है, कंपनी बैंक में खाता खुला सकती है। मतलब एक जीवित व्यक्ति जैसा सारा काम कंपनी करेगी, मगर व्यक्ति कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी क्या है? कंपनी एक समान उद्देश्य से निर्मित व्यक्तियों का एक समूह है, जिसका पूंजी, कंपनी का पूंजी जो होती है अंशों में विभाजित होती है, शेयर्स में। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेनली हम समझ लेते हैं कंपनी का पूंजी अंशों में विभाजित होती है। अंश के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कंपनी का विशेषता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। कंपनी क्या है हम लोग समझ चुके हैं। कंपनी का विशेषता में ऐच्छिक संस्था। ऐच्छिक संस्था कहने का से किसी भी व्यक्ति को कंपनी का सदस्य हम लोग फोर्सली नहीं बना सकते हैं। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उसका सदस्य बनेगा और कंपनी के नियम उस पर लागू होंगे। तो ऐच्छिक संस्था है। कृत्रिम व्यक्ति मतलब कंपनी जीवित नहीं है, मगर कानून की दृष्टि में इसका एग्जिस्टेंस है। कंपनी किसी पर मुकदमा कर सकती है, कंपनी पर कोई व्यक्ति मुकदमा कर सकता है। तो कंपनी का कृत्रिम व्यक्ति का एक स्वरूप हुआ पृथक वैधानिक अस्तित्व। मतलब कहने का आशय कंपनी और कंपनी का स्वामी अलग है। जैसे अभी हम लोग जियो रिलायंस का एक उदाहरण समझे। जियो कंपनी जो है रिलायंस कंपनी का जो है पार्ट, तो उसमें उसका स्वामित्व मतलब और पृथक वैधानिक अस्तित्व है। मतलब जो मुकेश अंबानी और कंपनी अलग माना जाता है, तो इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होती है। मतलब इस पर वैधानिक रूप से एग्जिस्ट करता है, इस पर सारा ट्रीटमेंट इसी पर होगा, तो इसका सारा काम स्वामित्व से अलग होगा। चलिए, सीमित दायित्व। सीमित दायित्व कहने का आशय कंपनी में चूंकि पूंजी अंशों में विभाजित होती है, तो जो व्यक्ति जितना अंश खरीदेगा उतना अंश तक ही उसकी दायित्व सीमित होगी। मान लीजिए हम किसी कंपनी का 100 अंश खरीदते हैं और प्रत्येक अंश का मूल्य 10 रुपया है, तो 100 अंश क्रय करते हैं, प्रत्येक अंश का मूल्य 10 रुपया है। इट मीन्स हमको कितना देना है? 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000। अगर 1000 में हम मान लीजिए 500 दे चुके हैं, तो मेरा अभी दायित्व कितना होगा? ओनली 500 से। मतलब ओवरऑल मेरा दायित्व कितना बनती है? 1000 से। मतलब कंपनी में जो सदस्य जितने अंश धारण किए हैं उतना तक ही उसका दायित्व होगा।
जैसे हम लोग पढ़ते थे साझेदारी व्यवसाय या एकांकी व्यवसाय में, लॉस होने पर क्या होता है, घर से हम लोग को उसका लाना पड़ता था। इसमें नहीं, हम जितना धारण किए उतना तक ही मेरा दायित्व सीमित हो जाएगा, इसलिए सीमित दायित्व हो गया। अस्थायी अस्तित्व मतलब कंपनी को माना गया है कि परमानेंटली एग्जिस्ट करेगा, इसका सदस्य आएंगे कंपनी के नियम के अनुसार, कंपनी के नियम के अनुसार जाएंगे और कंपनी चलता रहेगा। तो मैं इसके लिए मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गो फॉर एवर, मतलब सदस्य आएंगे सदस्य जाएंगे और कंपनी सदा चलते रहेगा, इसीलिए अस्थायी तो अस्तित्व इसको माना गया है। इसका सार्वमुद्रा, क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति बोला गया, तो कंपनी तो सारा वैधानिक एग्जिस्ट करेगा मगर साइन तो नहीं कर सकता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट, कंपनी का डॉक्यूमेंट तब तक नहीं माना जाएगा, मतलब कोई भी कागजात, कंपनी का कागजात तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उस पर सार्वमुद्रा अंकित ना हो। सार्वमुद्रा एक तरह का क्या काम करता है, सिग्नेचर का काम करता है। सार्वमुद्रा आपका कंपनी का सिग्नेचर का काम करेगा। सार्वमुद्रा कंपनी का सिग्नेचर का काम करती है, मतलब किसी भी कागजात पर अगर सार्वमुद्रा अंकित है तो माना जाएगा ये कंपनी का डॉक्यूमेंट है। ये स्पष्ट है। तो कंपनी चूंकि साइन नहीं कर सकती है, कृत्रिम व्यक्ति बोला गया है, तो साइन का काम करता है सार्वमुद्रा। अब अंशों की स्थानांतरणीयता, कोई भी सदस्य जो कंपनी का अंश खरीदे हैं, क्रय किए हैं, वो दूसरे व्यक्ति को अंश को हस्तांतरण आसानी से कर सकते हैं। फिर प्रबंध एवं स्वामित्व का अलग होना, प्रबंध और स्वामित्व अलग माना गया है। मान लीजिए होता क्या है कि कंपनी में बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं और व्यवसाय को चालू करते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को, एक सदस्य को एक डायरेक्टर बनाया जाता है, जिसमें निदेशकों का नियुक्ति किया जाती है, निदेशक, डायरेक्टर, प्रबंधक का नियुक्ति होता है। तो सारा मान लीजिए 1000 व्यक्ति हो तो 1000 व्यक्ति को मैनेजमेंट में नहीं डाला जा सकता, तो वो सब क्या होता है, अपना वोट देके किसी खास व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों के समूह को मनोनीत करता है जो प्रबंधन का काम करता है। अतः प्रबंधन और स्वामित्व को अलग माना गया है, मैनेजमेंट अलग है, ओनरशिप अलग है। और जो भी व्यक्ति कंपनी का सदस्य बनता है, अंश क्रय करते हैं, वो कंपनी का स्वामित्व है, जितना अंश वो क्रय करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का हम 100 अंश क्रय किए, तो 100 अंश से हम कंपनी का क्या ऑनर्स कहलाएंगे, स्वामित्व कहलाएंगे। चलिए, तो ये कंपनी की विशेषता है जिस पर हम लोग चर्चा किया है। अब कंपनी के विभिन्न स्वरूप है, प्रकार है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। उसको हम विभिन्न आधारों पर यहाँ पर डिस्टिंग्यूज किए हैं, बांटे हैं। देखिए, दायित्व के आधार पर, दायित्व के आधार पर कंपनी को 3 प्रकार में रखा गया। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, असीमित कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब ऐसी कंपनी जिसमें हम लोग जितना अंश क्रय किए हैं उतना से ही मेरा दायित्व है। मान लीजिए किसी कंपनी का हम 100 अंश क्रय करते हैं, जैसे अभी हम लोग लिए थे 10 के रेट से प्रत्येक शेयर का दाम है, तो मेरा दायित्व कितना हो गया, 1000 से। तो वो हो गया, जितना अंश क्रय कीजिएगा उतना द्वारा आपका दायित्व क्रिएट होगा। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उसमें जितना अंश धारित करते हैं उतना से ही कंपनी में दायित्व क्रिएट होता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कंपनी का जो सीमा नियम है, पार्षद रूल्स है, उसमें पार्षद सीमा नियम है, जितना हम कंपनी के समापन के समय एसेट में अपना योगदान देने के लिए, संपत्ति में जितना अपना समर्पण देने के लिए गारंटी दी है, उतना से ही मेरा दायित्व होगा। मान लीजिए, और दायित्व कब क्रिएट होता है, कंपनी के समापन के समय। मान लीजिए कंपनी समापन से पूर्व भी हम कंपनी का सदस्यता छोड़ दिए हैं, तो 1 वर्ष तक ही मेरा उसमें दायित्व माना जाएगा। मतलब कंपनी का सदस्य है या सदस्यता छोड़ने के 1 वर्ष के बाद तक मेरा गारंटी द्वारा दायित्व वैलिड होता है। गारंटी द्वारा दायित्व में क्या होता है, एक जो शेयर होल्डर है, जो सदस्य है, वो गारंटी देता है कि अगर कंपनी का समापन हो जाता है तो संपत्ति में हम इतना रुपया योगदान देंगे। सिंपली इतना ही अभी समझना है हम लोग को। असीमित कंपनी में मतलब समझ लीजिए एकांकी व्यवसाय जैसा, जिसमें असीमित दायित्व है। ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों का दायित्व असीमित हो, उसको असीमित कंपनी कहते हैं। व्यवहारिक रूप में ऐसा कंपनी अब नहीं बनती है, मगर चूंकि हमको इसको अध्ययन करना है, इसीलिए हम इसको जानकारी होना बहुत जरूरी है। असीमित कंपनी मतलब जिसमें सदस्यों का दायित्व असीमित हो। जैसे एकांकी व्यवसाय में क्या होता है, लॉस होने पर हमको अपना घर का संपत्ति उसमें इन्वॉल्व कर उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। उसी तरह असीमित कंपनी हो गया। ये हो गया दायित्व के आधार पर 3 प्रकार, अंशों द्वारा सीमित दायित्व, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व और असीमित कंपनी। अब सदस्यों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार फिर रखा गया, निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक, और 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी। आइए हम लोग निजी कंपनी क्या है उसको हम लोग समझते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार
एक निजी कंपनी वो कंपनी है जो अपने अंतर्नियमों द्वारा, अंतर्नियम क्या है, कंपनी का रूल रेगुलेशन से संबंधित चीज है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो अपने अंतर्नियमों द्वारा अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है, अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है, मतलब मैक्सिमम सदस्य उसमें 200 होगा, वो अंश का हस्तांतरण नहीं कर सकती है। जैसे एक फीचर पढ़े थे अंशों के हस्तांतरणता, तो निजी कंपनी क्या अंशों के हस्तांतरणता नहीं कर सकती है, और परिविवरण इशू नहीं करती है, मतलब जनता को आमंत्रण नहीं भेजती है। मतलब कंपनी क्या करती है, जनरली अपने अंश या ऋण पत्रों को बेचने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और जिसके आधार प्रोस्पेक्टस के आधार पर क्या करता है, लोग देखता है और उसके अंश को क्रय करता है। तो वो काम ये नहीं करेगी। निजी कंपनी अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखेगी। मतलब 3 क्लॉज को जो पूरा करता है वो निजी कंपनी है। कंपनी अधिनियम क्या कहती है, निजी कंपनी कौन होगा, जो अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखे, मतलब मैक्सिमम मेंबर्स उसमें 200 होगा, अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है, और परिविवरण इशू नहीं करती है, मतलब जनता को निमंत्रण नहीं भेजती है। तो सार्वजनिक कंपनी जस्ट उल्टा, वह कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है, सार्वजनिक कंपनी है। मगर इतना बोलना पर्याप्त नहीं होगा, आपको तीनों पॉइंट को बोलना होगा, मतलब उसको उल्टा करके हम लोग बोलेंगे। जो अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित ना करे, अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक ना लगाए, परिविवरण इशू करे, वहां इशू नहीं करती, इशू करे वो सार्वजनिक कंपनी है। मगर सार्वजनिक कंपनी में एक चीज क्या है, इसमें मिनिमम सदस्य की संख्या 7 डिटरमाइन किया गया, मैक्सिमम जितना उसको ऑथराइज किया जाएगा उतना होगा। हर कंपनी का मैक्सिमम ऑथराइजेशन कैपिटल अलग होता है, उसी तरह मैक्सिमम कंपनी पर वेरी करते रहेगा। तो सार्वजनिक कंपनी क्या है, जो निजी कंपनी नहीं है, मतलब अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक ना लगावे, 3 क्लॉज को, अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित ना करे, और अंशों के आमंत्रण के लिए ऊपर विवरण जारी करेगी। और इसका सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम अंशों की संख्या आपका होगा 7, और मैक्सिमम जितना कंपनी इशू कर सकती है। अब ये हम लोग डिस्कशन कर लिए सार्वजनिक कंपनी के बारे में। अब क्या है, एक 1% कंपनी, मतलब जिसमें एक व्यक्ति ही सारा होल्डर होता है शेयर्स का, एक ही सदस्य होता है, उसको 1% कंपनी कहते हैं। इस पर कुछ वैधानिक रिस्ट्रिक्शन भी है कि इसका पेड कैपिटल मिनिमम आपका 1 लाख से 50 लाख के बीच में होना चाहिए, डायरेक्टर की संख्या 1 से 15 के बीच में होना चाहिए, टर्नओवर जो साल भर का सेल्स है 2 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ये सब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, मगर बेसिकली हम लोग ये जानिए एक व्यक्ति कंपनी, इसका नाम में ही स्पष्ट है, इसमें एक व्यक्ति ही सदस्य हो। आइए स्वामित्व के आधार पर हम लोग कंपनी का प्रकार देखते हैं, 2 प्रकार का, सरकारी कंपनी और गैर सरकारी। सरकारी कहने का आशय किसी कंपनी का चुकता पूंजी, जो मूल पूंजी है पेड अप कैपिटल, अगर 51% भाग उसका सरकार के पास हो। सरकार कहने का आशय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में म्युनिसिपैलिटी सब जो आएगा आपका, नगर पालिका, नगर निगम या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों मिलाकर अगर किसी भी कंपनी का पेड अप कैपिटल का 51% भाग, मोर देन 50%, मतलब 51% भाग सरकार हेल्ड करती है, तो वो सरकारी कंपनी है, और 51% से कम है तो वो गैर सरकारी कंपनी है। स्वामित्व के आधार पर हम लोग देख लिए, ओनरशिप के आधार पर सरकारी गैर सरकारी। अगर 51% भाग सरकार रखती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या लोकल सरकार मिला के, वो सरकारी, अदरवाइज वो गैर सरकारी कंपनी है। राष्ट्रीयता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, भारतीय कंपनी, विदेशी कंपनी। भारतीय कंपनी क्या है, अगर किसी कंपनी का समामेलन, पंजीकरण भारत में हो, उसको हम लोग भारतीय कंपनी कहते हैं, जिसका निर्माण भारत में हो, समामेलन हो, पंजीकरण हो, रजिस्ट्रेशन हो। विदेशी कंपनी वो कंपनी जो भारत में तो व्यापार कर रही है, मगर जिसका इनकॉर्पोरेशन, समामेलन, निर्माण, रजिस्ट्रेशन विदेश में हुआ, वो विदेशी कंपनी है। मतलब वह कंपनियां जो भारत में व्यापार करेगी मगर जिसका समामेलन भारत के बाहर हो, वो विदेशी कंपनी है। नियंत्रण के आधार पर कंपनी को 2 प्रकार फिर रखा गया है, सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, और एक सहायक कंपनी जिसको हम लोग सब्सिडरी कंपनी के नाम से जानते हैं। होल्डिंग कंपनी क्या है, अगर एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी का 50% से अधिक अंश क्रय कर लेता है, मतलब 2 कंपनियां मान लीजिए है ए और बी, अगर ए बी का 50% से अधिक अंश क्रय कर ले तो ए क्या हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी, और बी क्या होगा, इसके लिए सहायक कंपनी। मतलब अगर किसी कंपनी का कोई दूसरी कंपनी 50% से अधिक अंश क्रय कर ले, तो जो क्रय करता है वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगा, और दूसरा कंपनी सहायक कंपनी। मतलब अगर कोई कंपनी 50% से अधिक अंश किसी दूसरे कंपनी का क्रय कर ले, तो जो क्रय करने वाली कंपनी
सूत्रधारी कंपनी, और जिस कंपनी को करेगा वो उसका सहायक कंपनी हो जाएगा। चलिए, नियंत्रण के आधार पर मतलब 50% से अधिक नियंत्रण हो गया, अंश कर लिया, मतलब मेरा नियंत्रण ज्यादा है तो वो होल्डिंग हो जाएगा, अदरवाइज दूसरा उसका क्या कहलाएगा, सब्सिडरी। आइए, निर्माण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन दो कंपनियां बोला गया, रजिस्टर्ड कंपनी और वैधानिक कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी क्या है, सो देखिए, वो कंपनियां जिसका कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार रजिस्ट्रेशन हुआ हो, या इससे पहले जो अधिनियम लागू हो, 2013 के पहले जो भारतीय कंपनी अधिनियम लागू हो 1956 या बीच में जो जो संशोधन हुए हैं, तो वो कंपनी क्या कहलाएगा, आपका रजिस्टर्ड कंपनी। अब कभी कभी क्या होता है, भारत के संसद या राज्य के विधानसभा द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके किसी कंपनी का निर्माण किया जाए तो उसको हम लोग वैधानिक कंपनी कहेंगे। तो रजिस्टर्ड कंपनी और वैधानिक कंपनी में अंतर क्या है, एक तो कंपनी अधिनियम के अनुसार जो नॉर्मल कोर्स में बने उसको हम लोग रजिस्टर्ड कंपनी कहेंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन हो। वैधानिक कंपनी जिसको एक संसद के विशेष या विधानसभा, राज्य के विधानसभा द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके जिसका फॉर्मेशन किया जाए, जिसका निर्माण किया जाए, वो आपका वैधानिक कंपनी। तो कुछ वैधानिक कंपनी को साथ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लिखने का जरूरत नहीं होता है। इसका कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे आपका LIC हो गया, RBI हो गया, SBI हो गया, IDBI हो गया, या DVC, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ये सब किसी विशेष प्रस्ताव से पारित निर्मित है कंपनियां, इसलिए इसको वैधानिक कंपनी कहते हैं। और इसके नामों के साथ हम लोग रजिस्टर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। तो हम लोग आज कंपनी के प्रकारों का भी अध्ययन किए, कंपनी क्या था पहले समझे, फिर कंपनी के विशेषताओं को समझे और उसके प्रकारों को समझे। आइए फिर से पुनरावृत्ति, हम लोग आज के टॉपिक को क्या क्या हम लोग कवर किए इसमें, हम लोग उसका फिर से पुनरावृत्ति करते हैं। कंपनी क्या था, कंपनी एक विशेष कार्य के लिए, एक निश्चित कार्य के लिए निर्मित व्यक्तियों का एक समूह या संघ है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी का एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी का एक सरमुद्रा होता है जो उसका हस्ताक्षर का काम करता है। कंपनी क्या है, स्वेच्छा से उसमें व्यक्ति उसके सदस्य बनेंगे, इसीलिए विशेषता क्या है, कोई चीज का जो जिस फॉर्मेशन हुआ उसी का वो विशेषता बन जाएगा। उसमें क्या क्या तत्व से निर्माण हुआ उसका निहित है, वो उसका विशेषता कहलाती है। तो विशेषता हम लोग देखें, ऐच्छिक संस्था, स्वेच्छा से इसमें सदस्य आएंगे जाएंगे। कृत्रिम व्यक्ति मतलब इसका लीगल एग्जिस्टेंस है बट ये कृत्रिम व्यक्ति माना गया है इसको। और पृथक वैधानिक अस्तित्व, स्वामित्व, इसका ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका एग्जिस्ट करता है कानून के नजर में, ये मुकदमा कर भी सकता है, इस पर भी मुकदमा किया जा सकता है। सीमित दायित्व, जो सदस्य जितना अंश धारण करेंगे जितना उतना से उसका दायित्व क्रिएट होता है। अस्थायी अस्तित्व, सदस्य आएंगे, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गो फॉरएवर, मतलब इसका अस्तित्व को अस्थायी माना गया। सरमुद्रा, जो कंपनी के सिंपली सिग्नेचर, हम इसीलिए मैंने लिख भी दिया, जो सिग्नेचर का काम करे, मतलब उस डॉक्यूमेंट को कंपनी का डॉक्यूमेंट तब तक ना कहा जाएगा जब तक उस पर सरमुद्रा अंकित ना हो। क्योंकि कृत्रिम व्यक्ति कंपनी को कहा गया तो वो साइन तो नहीं करेगी, भले लीगल एग्जिस्टेंस उसका हो, तो उसको लिए सरमुद्रा उसका साइन का काम करता है। अंशों की स्थानांतरणता प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं होती है। जो अंशों को स्थानांतरण, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अंश को स्थानांतरण करके उसको सदस्य बन सकता है। वो प्रबंध स्वामित्व को अलग माना गया है। इसी तरह हम लोग विशेषता देखें, विशेषता विभिन्न आधारों पर किए। दायित्व के आधार पर 3 प्रकार देखे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जितना शेयर हेल्ड करेगा उतना से। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जितना गारंटी देता है उतना से कंपनी उसका लायबिलिटी क्रिएशन होगा, मगर वो जब तक सदस्य है या सदस्यता छोड़ने के 1 साल बाद तक उसका लायबिलिटी रहेगा, अदरवाइज वो गारंटी नहीं दे, गारंटी जो दिया उसको पालन नहीं करने से मुक्त हो जाएगा। असीमित कंपनी व्यवहारिक रूप में नहीं है, मतलब ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों का दायित्व असीमित हो, घर से भी लोग को पूर्ति करना होगा। सदस्यों की संख्या या पार्टिसिपेशन के आधार पर, उसकी सहभागिता के आधार पर हम लोग पढ़े। प्राइवेट कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या था, कंपनी अंतर नियम द्वारा वो कंपनी जो अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखे, अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाए, जो परविवरण जारी न करे। परविवरण प्रोस्पेक्टस होती है जिसके माध्यम से कंपनी अपने अंशों और ऋण पत्रों को बेचती है, तो वो जारी नहीं करेगी, तो प्राइवेट कंपनी। और जो ये तीनों काम का उल्टा करे, मतलब अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित ना करे, अंशों का परविवरण जारी करे और अंशों का हस्तांतरण कर सकती है, वो सार्वजनिक कंपनी। 1% कंपनी, वैसे व्यक्ति जिसमें लीगली एक व्यक्ति ही रहता है, उसको हम लोग 1% कंपनी कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर सरकारी कंपनी, गैर सरकारी कंपनी।
मतलब ऐसी कंपनी जिसमें पेडअप कैपिटल, जिसका चुकता पूंजी का 51% भाग सरकार के पास हो, वो सरकारी, अदरवाइज वो गैर सरकारी। राष्ट्रीयता के आधार पर वो कंपनी जिसका पंजीयन और रजिस्ट्रेशन भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार हुआ हो, भारत में हुआ हो, भारतीय कंपनी। वो कंपनी जिसका पंजीयन रजिस्ट्रेशन भारत के बाहर हुआ हो किंतु व्यवसाय भारत में कर रहा हो, वो गैर सरकारी का सॉरी विदेशी कंपनी। सूत्र नियंत्रण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, सूत्रधारी, होल्डिंग और सब्सिडरी, सहायक कंपनी। सूत्रधारी कंपनी क्या है? अगर एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी का 50% से अधिक अंश क्रय कर ले तो कंपनी दूसरे कंपनी का सूत्रधारी कंपनी कहलाता है, और जिसका क्रय करेगा वो सहायक कंपनी कहलाएगा। निर्माण के आधार पर रजिस्टर्ड कंपनी और वैधानिक कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी जिसका निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 के नियमों के अनुसार या उससे पूर्व अधिनियमों के अनुसार हुआ हो, वो रजिस्टर्ड कंपनी। और वैधानिक कंपनी जिसको संसद के या राज्य के विधानसभा द्वारा विशेष प्रस्ताव द्वारा जिसका फॉर्मेशन हो, निर्माण हो, वो वैधानिक कंपनी। जैसे आपका डीवीसी हो गया, आरबीआई हो गया, आईडीबीआई, इसके बहुत उदाहरण है। मगर उसके साथ जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लिमिटेड या कंपनी शब्द, उसको लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं जोड़ना है। तो ये आज हम लोग बेसिक कंपनी का इंट्रोडक्शन देखे हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग अब आगे चर्चा करेंगे कंपनी का पूंजी जो है, कैसे कंपनी का पूंजी बढ़ता है, कंपनी का पूंजी किस किस रूप में होता है, शेयर का प्रकार, फिर जो अंश होगा अंश का प्रकार का चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू। इसको आप लोग अच्छा से कवर करेंगे। थैंक यू।